राधे राधे। बोलो। कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। अरे राधे राधे बोले जी, बोलिए राधे राधे। सुनिए, अब आपके माइंड में आ गया होगा तो राधे राधे क्या लगे आप चिल्लाते हैं। इसको तो हम कई बार बताए हैं। हंस के खाओ, रो के खाओ, प्रेशर में खाओ, अपने से खाओ, प्रेम में खाओ। आप जहर खाओगे तो उसका प्रभाव अपना छोड़ेगा ही, चाहे हंस के खाओ चाहे रो के खाओ। उसी तरह से राधे राधे यदि बोलोगे तो उसका प्रभाव आपके पास आएगा ही। आ रही है बात समझ में? सुन लीजिए। वेद व्यास से पूछा गया, गंगा जी में वह स्नान कर रहे थे, तो वेद व्यास से पूछा गया कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में सबसे बड़ा कौन है? वेद व्यास डुबकी लगाए और निकलते होने के साथ बोले कि कलयुग बड़ा है। पूछा गया कि कलयुग बड़ा कैसे है? वेद व्यास जवाब देते हैं कि सतयुग में 10 बरस आप मेहनत करेंगे, 10 बरस आप तपस्या करेंगे, उसके बराबर होगा त्रेता युग का 1 बरस और द्वापर युग का 1 महीना। और कलयुग यानी कि सतयुग में 10 बरस आप तपस्या करेंगे तो जाके भगवान के दर्शन होगी। त्रेता युग में आप 1 वर्ष तपस्या करेंगे तब जाके भगवान की प्राप्ति होगी। द्वापर युग में आप 1 महीना मेहनत करेंगे, तपस्या करेंगे, तब जाके भगवान की प्राप्ति होगी। और कलयुग में कोई 10 बरस नहीं, कोई 1 बरस नहीं, कोई 1 महीना नहीं, खाली नाम जपने से भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए नाम जपो और बोलो राधे राधे, क्योंकि कुंज बिहारी वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है। यह यूपी प्रीवियस क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। यह क्वेश्चन है। इसको हम लोगों को नहीं जानना है, इसको आंसर नहीं जानना। नहीं 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 नहीं, तब सोच रहे होंगे तू लिखल हूँ क्या लगे कि आंसर बताबे ना करबो। ना बताएंगे, बाद में आप बताना। अब यहाँ जो है देखिए, ये दाब जानते हैं? दाब, दाब मार्कर देखो, यहाँ पर व्हाइट आ गया, व्हाइट यहाँ पर आ गया। एकांक क्षेत्रफल पर जो हम ऐसे बल लगाए उससे दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। आ रही बात समझ में? यानी कि जब हम किसी को ऊपर ऐसे, किसी को ऐसे दाबते हैं, प्रेशर देते हैं, तो दाब को अंग्रेजी में प्रेशर बोलते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जैसे भी पेन है, पेन को ऐसे किए, यहाँ पर आ गया सिंबल, तो ये जो आ गया चिन्ह, दाब इसको बोलते हैं, प्रेशर इसको बोलते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब कौन सा राशि है? तो अदिश राशि है। माइंड में रखेंगे, दाब और दूरी, डिस्टेंस अदिश राशि है। लेकिन क्वेश्चन दे देगा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, यह हो गया सदिश राशि, यह हो गया सदिश राशि। और दाब कौन सी राशि है? तो अदिश राशि। दाब और दूरी अदिश राशि, अब विस्थापन हो गया सदिश राशि। और जितना वाला वह वाला है, बल, वेग, संवेग, आवेग, सब हो गया सदिश राशि। उस आर्द्रता को चाबी दो, उस से ऊर्जा, स से समय, उस आर्द्रता, आ से आयतन, द्र से द्रव्यमान, अता से तापमान। तो उस आर्द्रता को मतलब कार्य, चाबी दो, चाबी, चा से चाल, अभी से विद्युत धारा, और दो मतलब यही हो गया दूरी, यानी कि उस आर्द्रता को चाबी दो अदिश राशि है। अब विस्थापन सदिश राशि है। अब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं।
दाब का मात्रक, यहां जो है देखिए दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन जितना भी बता रहे हैं ना, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन जो है छपता है। दाब का मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यहां से न्यूटन प्रति मीटर, यहां से स्क्वायर को हम हटा देंगे, तब क्या होगा, यहां से स्क्वायर को हम हटा देंगे तो ये होगा सरफेस टेंशन का, पृष्ठ तनाव का मात्रक होगा। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। आ रही है बात समझ में? कुछ क्वेश्चन पूछे, सब में मार देना पृष्ठ तनाव घट जाता है। गर्म खाना अधिक स्वादिष्ट लगता है पृष्ठ तनाव घटने के कारण। तालाब में के जल में जो मच्छर का जो लार्वा होता है, मिट्टी का तेल छिड़क देने से वो नहीं बैठता है, यदि बैठता है तो वह डूब जाता है पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। गर्म कपड़ा से हम साफ करते हैं, गर्म पानी से जब कपड़ा साफ करते हैं अधिक साफ होता है पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। यानी कि आपको जो प्रश्न पूछेगा मार देना पृष्ठ तनाव घट जाता है। जब हम लोग साबुन से स्नान करते हैं, साबुन की बात है, जब हम साबुन से स्नान करते हैं और साबुन में जो बुलबुला बनता है, साबुन में जो बुलबुला बनता है, वह बुलबुला क्यों बनता है? पृष्ठ तनाव घटने के कारण कि बढ़ने के कारण? घटने के कारण। हमने क्या बोला? कुछ भी क्वेश्चन दे दे, आप विकल्प में देख लेना, घटना मार देना पृष्ठ तनाव घटने के कारण। वर्षा की बूंद एक फेमस क्वेश्चन है, किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। अब यहाँ पर बात आ रही है कि दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, लेकिन पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यहाँ हट जाएगा। आज यदि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यदि नहीं देगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नहीं देगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नहीं देगा तो क्या होगा? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नहीं देगा तो पास्कल आंसर हो जाएगा, पास्कल आंसर हो जाएगा। यानी कि दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर हट गया तो पृष्ठ तनाव का मात्रक हो गया। और यदि दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नहीं दिया तो पास्कल इसका आंसर हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है? और दाब और दूरी अदिश राशि या विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ जो है देखिए क्या क्वेश्चन है से। अब नेक्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछता है। एकदम फ्री होकर पढ़िए, एकदम नोट बनाते जाइएगा, एक एक बात को नोट बनाते जाइएगा, एकांत में बैठकर सोचिएगा कि ऐसी बोल रहे हैं कि सही बात है, ये क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नहीं है, और जो ये हमको बता रहे हैं उस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि सब चीज़ सही है, आंख बंद करके पढ़ लो, हमसे दुश्मनी कर लो, तैयारी से दुश्मनी मत करो। यहाँ जो है देखो, ये है आपका बर्फ, ये है आपका मोमबत्ती और घी। तो यदि हम इस पर एक क्वेश्चन देखे होंगे, यदि इस पर हम दाब बढ़ाते हैं तो इसका जो गलनांक होगा यह घट जाएगा। यही बात ना है जी। अब मोमबत्ती या घी पर यदि हम दाब बढ़ाते हैं तो इसका गलनांक जो है बढ़ जाएगा, इसका जो है गलनांक जो है बढ़ जाएगा, इसका गलनांक जो है बढ़ जाएगा। आ रही है बात समझ में? ये दोनों को नोट कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा। और घी का दबाव क्या होगा? तो गलनांक जो है बढ़ जाएगा। मान लिया कि ठंडा के दिन में है ना, घी है, घी ठोस अवस्था में आ गया ठंडा के दिन में, उस पर दाब दीजिए, दाबिए, पिघल जाएगा। आ रही है बात समझ में? दाबने से वो पिघल गया, गलनांक उसका बढ़ गया, समझ रहे हैं? अब बर्फ पर दबाव बढ़ाने से गलनांक इसको घट जाता है। एक बात जानते हैं, क्वेश्चन देता है कि जो हिमखंड है ना, हिम जो खंड है, बड़ा बड़ा जब हिमखंड बर्फ जो बढ़ते जाता है तो उसका ऊपरी भाग से पिघलना शुरू होता है कि निचले भाग से? निचले भाग से, ये दिमाग में रख लो। अब बर्फ जब पानी पर तैरता है, बर्फ पानी पर तैरता है, काहे तैरता है? तो एक चीज दिमाग में रखिएगा, जिसका घनत्व कम हो वह तैरेगा। तो बर्फ का घनत्व कम है, इस तैरता है। और किसके घनत्व से? तो पानी के घनत्व से। आदमी तैरता है, तब आदमी का, मनुष्य का घनत्व डेंसिटी कम हो गया जल के डेंसिटी से।
बात समझ रहे हैं जी? जो तैरे उसका घनत्व कम होगा। एकदम एक ही चीज दिमाग में नोट कर लो, जहां विकल्प मिला मर्द ना फट सुन। बर्फ जल पर तैरता है, क्यों? तो बर्फ का जो कम होगा, जो जिसका घनत्व कम होगा वह तैरेगा। किसके घनत्व से? जिसमें वो तैरेगा, यानी कि पानी के घनत्व से। आ रही बात समझ में? अब बर्फ पर दबाव बढ़ाने से गलनांक घटेगा, मोम और घी पर दाब बढ़ाने से गलनांक बढ़ जाएगा। घी को लो, उसको दाब दो। मोमबत्ती ऐसे ठोस अवस्था में उसको लो, उसको दाबो, गलनांक उसका बढ़ेगा, पिघल जाएगा। बर्फ जब तैरता है तो बर्फ का घनत्व कम होगा, ये तो जान गए। 1/10 भाग जल के ऊपर रहता है। 1/10 भाग जल के ऊपर रहता है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये देखे होंगे कि 1 गिलास पानी है लबालब, 1 गिलास पानी है लबालब। अब उसमें बर्फ है। 1 गिलास पानी है और उस पर बर्फ है, उस पनिया में, गिलासवा में बर्फ है। अब वो बर्फवा गया पिघल, तब पानी का स्तर क्या होगा? पनिया नीचे गिर जाएगा, क्या हो जाएगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। गिलास में पानी है और उसमें बर्फ है पहले से, और पिघल जाएगा तो क्या चेंजिंग होगा? जितना जल जो है पिघलने के बाद जगह छेकेगी, उतना तो ऑलरेडी पहले से जगह छेके हुए है, तो परिवर्तन क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगी। जहां विकल्प में देखिएगा अपरिवर्तित, वहां लगा दीजिएगा। क्वेश्चन रहेगा कि बर्फ जब जल पर तैरती है तो कितना भाग ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग ऊपर रहता है। बर्फ पर दबाव बढ़ाने पर गलनांक घटेगा, लेकिन ये दोनों पर दबाव बढ़ाने पर गलनांक बढ़ेगा। और तैरता है बर्फ जल पर, क्यों? घनत्व कम होता है। कितना भाग ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग ऊपर रहता है। आ रही है बात समझ में? 1/10 भाग ऊपर रहता है। और गिलास में जल है, उसमें बर्फ है, यदि बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा? तो यदि बर्फ पिघल जाए तो अपरिवर्तित रहेगा। जल का जो स्तर रहेगा से अपरिवर्तित रहेगा। एकदम डायरेक्ट फोकस करो, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछता है। समझ रहे हैं बात को? और एक यहाँ जो है देखिए, गिलास पानी, 1 गिलास पानी लाओ, ए ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, है ना? नया शादी होकर सब आएगी ना तो अंग्रेजी में बोलेगी, गिलास नहीं बोलेगी, ग्लास, है ना? बोलेगी अपने ननद को 1 गिलास पानी लाइए, है ना? चमचवा के बोलेगी स्पून। नंदो सोचती है कि रुक 10 दिन का बाद तो वही तोरा स्पून से न तोरा आई निकाल ले ली। अब यहाँ जो है देखो, अगला क्वेश्चन जो है क्या पूछता है? ये दाब के विषय में हो गया, दाब प्रेशर के विषय में। अब यहाँ पर देखो साबुन, ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो साबुनीकरण, सैपनोफिकेशन अंग्रेजी में कहते हैं, साबुनीकरण कहा जाता है। और साबुन से जो हम साफ हम लोग करते हैं, यानी कि जो साबुन से जो साफ करने की प्रक्रिया होती है, साबुन से, ये तो होगी बनाने की प्रक्रिया, बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं साबुनीकरण। और साबुन से साफ करने की जो प्रक्रिया होती है, साबुन से जो साफ करने की प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं मिसेल, दिमाग में रखिएगा। और साबुन का जो निर्माण होती है वह वसीय अम्ल प्लस क्षार से होती है। तो वसीय अम्ल में क्या हो गया? पामिएटिक एसिड, ओलिक एसिड, अस्टेरिक एसिड, पामिएटिक एसिड, ओलिक एसिड, अस्टेरिक एसिड, यह सब उच्च वसीय अम्ल है, निम्न वसीय अम्ल नहीं है, उच्च वसीय अम्ल है। क्षार में क्या हो गया? सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH, यह जो है क्षार के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। आज ये जो सोडियम है ये कठोर होता है, अब पोटेशियम युक्त जो साबुन होता है से मुलायम होता है। और सोडियम युक्त साबुन का प्रयोग किया जाता है कपड़ा को साफ करने के लिए,
अब पोटेशियम युक्त साबुन को प्रयोग किया जाता है स्नान करने के लिए, स्नान करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए कैसे आप फंस गए। साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण या सैपनिफिकेशन, और साबुन से साफ करने की प्रक्रिया को मिसल कहते हैं। और साबुन का निर्माण वसीय अम्ल और क्षार से होती है। तो वसीय अम्ल के अंतर्गत पामिएटिक, ओलिक, स्टेरिक उच्च वसीय अम्ल है। और क्षार के अंतर्गत आता है NaOH और KOH। तो Na का मतलब सोडियम और K का मतलब पोटेशियम। तो सोडियम में जो पोटेशियम है, अच्छा सोडियम हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है कि धड़कन को? तो ब्लड प्रेशर को। प्रश्न देता है कौन सी धातु ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है? तो सोडियम। कौन सी धातु हृदय की धड़कन को नियंत्रित करती है? तो पोटेशियम। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम चाकू से काटा जा सकता है। आ रही बात समझ में? जो सड़क के किनारे जो पीली रोशनी वाला जो लैंप होता है, वेपर लाइट, सोडियम का प्रयोग किया जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल या केरोसिन तेल में रखा जा सकता है। फास्फोरस को जल में रखा जा सकता है। और यहाँ ध्यान से, सबसे पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील, मतलब जल्दी किसी के साथ लड़ाई कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। और सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है? तो गोल्ड। गोल्ड न देखते हैं पुराने ज़माने में रखल रहता है बहुत दिन दिन तक, खराब नहीं होता है, वह कम रिएक्शन करता है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम, लेकिन सबसे कम अभिक्रियाशील गोल्ड। और जब गोल्ड से आ गया तो धर के खींच दीजिए, सबसे अधिक आघात भर गोल्ड, सबसे अधिक तन्यता तो गोल्ड। न समझता हूँ बात क्या? गोल्ड जो है किस में घुल जाता है? तो अम्ल राजा अखबार है जी, हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 का मिश्रण होता है, जिसका अनुपात होता है 3:1। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिस तरफ रहेगा उस तरफ लगा दीजिएगा 3, और HNO3 तरफ 1, 3:1 के रूप में होता है। तो ये सब आपकी बात हुई। अब यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर जो है देखिए, साबुन का रंग, साबुन सफ़ेद भी दिखाई पड़ता है ना। ऐसे फेनमा 100 दिन पर एक दिन नहा तो पूरा धर के रगड़ के, बहुत लोग तो इंटवा से धर के रगड़ देता है ना। स्किनमो कहता है कि अरे भाई काहे तो हमारा जो है ये मतलब कौन गलती किए थे, ओकरा से बढ़िया फांसी लगा दो। तो सबुनमा जो है फेनमा रहता है ना, तो फेनमा रहता है, तो फेनमा रहता है तो सफ़ेद दिखाई पड़ता है, फेनमा रहता है तो सफ़ेद दिखाई पड़ता है, दिमाग में रहिएगा। तो यह जो सफ़ेद होता है यह परावर्तन के कारण होता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। और जो साबुन जो रंगीन दिखाई पड़ता है यह प्रकाश के व्यतिकरण के दिखाई पड़ता है, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण दिखाई पड़ता है, दिमाग में रखिएगा। साबुन का रंगीन दिखाई पड़ना प्रकाश का व्यतिकरण, और सफ़ेद दिखाई पड़ना परावर्तन के कारण। आ रही है बात समझ में? आज जितना भी चमकना है, जैसे में जल का चमकना, बर्फ का चमकना, कांच का चमकना, हीरा का चमकना, जितना भी चमकना है, मृग मरीचिका की घटना, सब पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसके बाद जो भी आंसर हो जाएगा अपवर्तन। जल में यदि छड़ी को डाल दिए टेढ़ी मेढ़ी दिखाई पड़ना, सिक्का को डाल दिए कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ना, सब अपवर्तन के कारण होता है। सूर्य भगवान का बड़ा दिखाई पड़ना सब अपवर्तन के कारण होता है। और साबुन का सफ़ेद दिखाई पड़ना परावर्तन, और साबुन का रंगीन दिखाई पड़ना व्यतिकरण के कारण होता है। चलिए अब यहाँ जो है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन छूटने देंगे जी, क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, खाली आप इसको तैयारी कीजिए और मेहनत कीजिए, नहीं इस बार रिजल्ट रुकने देंगे। अब यहाँ जो है देखिए ध्यान से समझिए, साबुन हम लोग जान गए, हम लोग दाब जान गए, दाब जान गए। अब यहाँ पर जानना है ए वाला वायुमंडलीय दाब। अब यहाँ पर देखिए वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब जो है देखिए वायुमंडलीय दाब। ए आपका पारा है, इसकी लंबाई है 76 सेंटीमीटर। इसको 0 डिग्री सी पर और 45 डिग्री अक्षांश पर, देशांतर पर नहीं अक्षांश पर, हम समुद्र के तल पर इसको रखते हैं, समुद्र के तल पर रखते हैं। और जो प्रेशर बनता है उसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यानी कि पारा 76 सेंटीमीटर लंबे पारे के कॉलम को जब हम 0 डिग्री सी पर 45 डिग्री अक्षांश पर रखते हैं समुद्र तल पर, तो वह जो है वायुमंडलीय दाब कहलाता है। छत पर चढ़ला है, छत पर एकदम देहाती भाषा में छत पर है ना। अब छत पर चढ़ला है, आंधी तूफान आ गए, लगी कोई हवा से, चाहे रास्ता में चली था कोई पीछे से लगी तो ढकेल दलक, न समझे तो वायु का वह दबाव हो गया,
वायु का वह प्रेशर हो गया। क्यों ऐसा होता है? अब चलित है, ऐसे ऐसे चलित है, अब पीछे से हवा जो है आया, ये जो है वायुमंडलीय ये जो दाब है वह अधिक हो जाता है। दिमाग में रखिएगा। जैसे में ध्यान से समझते जाइए, जैसे में वायुयान ऊपर उड़ती है, पंखा ऐसे ऐसे घूमती है, तो पंखा घूमने से क्या होता है जानते हैं? पंखा का जो ऊपरी भाग है वहाँ पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है। अब पंखा, ये मान लिया कि पंखा है, अब पंखा के नीचे का जो वायुमंडलीय दाब है ज्यों का त्यों रहता है, ये पंखा का जो ऊपर का वायुमंडलीय दाब है वो घट जाता है। तो नीचे तो ज्यों का त्यों है और ऊपर घट गया है, नीचे तो ज्यों का त्यों है और ऊपर घट गया है, तो नीचे से जो वायुमंडलीय दाब है ऊपर जाना चाहता है, ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर 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 ऊपर, तो हवाई जहाजवा को उठा के फेंक देता है। आंधी तूफान आता है तो हमने के छत पर टीना रखा हुआ रहता है, या खपरा का जो घर रहता है खपरेल का, या टीना वगैरह का जो रहता है उड़ जाता है। काहे उड़ जाता है जानते हैं? वह टीना या जो करकट होता है या कुछ भी उड़ गया है, झोपड़ी वगैरह जो भी उड़ गया है, तो उसका जो निचला स्तर का जो वायुमंडलीय दाब होता है ना, ज्यों का त्यों रहता है, और उसका जो ऊपरी स्तर का जो वायुमंडलीय दाब होता है वो कम हो जाता है। तो नीचे से वायु जो ऊपर जाना चाहता है वो मारता है, बस उड़ जाता है, इस छत से उस छत। न समझता हूँ? तो वायुमंडलीय दाब अधिक हो जाता है। दिमाग में रखिएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन है कि साबुन, तो साबुन से हम लोग स्नान करते हैं, साबुन का बुलबुला आ जाता है, तो बुलबुला के जो अंदर का जो वायुमंडलीय दाब है वह अधिक रहता है बाहर की अपेक्षा। तो यानी कि साबुन के बुलबुले का जो अंदर का जो दाब है, यानी कि वायुमंडलीय दाब, अंदर का वायुमंडलीय दाब, पॉइंट को समझिएगा। अब अंदर का वायुमंडलीय दाब, अब बाहर का वायुमंडलीय दाब, तो अंदर का जो वायुमंडलीय दाब है वो क्या होता है? कम होता है या अधिक होता है? इसको आगे क्लियर कीजिए, यहाँ बता देंगे तो मजे गड़बड़ आ जाएगा। तो जब पारा को 76 सेंटीमीटर कॉलम को 0 डिग्री सी पर 45 डिग्री अक्षांश पर रखते हैं समुद्र तल पर, तो वायुमंडलीय दाब बनता है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक जो होता है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक जो होता है से बार होता है, और एक बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर नहीं, न्यूटन मीटर तो फिर पृष्ठ तनाव हो जाएगा, माइंड लगाइए। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, न्यूटन मीटर तो पृष्ठ तनाव का मात्रा हो जाएगा। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की बात बोल रहे हैं, न्यूटन प्रति मीटर नहीं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की बात बोल रहे हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान से समझिए, जैसे जैसे समुद्र तल से, दो क्वेश्चन को माइंड में रखिएगा, इसको आप नोट कर लो, दो क्वेश्चन को आप माइंड में रखो कि समुद्र तल से ऊपर या नीचे जाने पर, समुद्र तल से ऊपर या नीचे जाने पर, समुद्र तल से ऊपर या नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब घट जाता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इतना दिमाग में रखिए। इसी वजह से ऊपर वायुयान में जो हम लोग को फाउंटेन पेन ले जाना माना है, क्योंकि स्याही जो है बाहर आ जाती है, नाक से ऊपर ब्लड आ जाता है, नाक से रक्त का रिसाव होने लगता है। जिसका हाई ब्लड प्रेशर है वो हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को ऊपर जाना माना है। क्यों माना है? क्योंकि नाक से ब्लड आ जाता है, फाउंटेन पेन से स्याही जो है बाहर निकल जाता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब घटते जाती है। तो यहाँ पर देखिए कि ये मान लिया कि पृथ्वी का तल है, पृथ्वी का तल है। यहाँ पर जब हम पानी उबलता है 100 डिग्री सी पर, पानी का क्वथनांक है 100 डिग्री सी, नोट करना, बहुत पॉइंटेड नोट है। 100 डिग्री सी पर पानी उबलता है पृथ्वी के तल पर,
क्वथनांक होता है जल का 100 डिग्री सी। और जैसे जैसे पृथ्वी के तल से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, दिमाग में रखिएगा, तो यह क्वथनांक हो जाएगा 100 डिग्री सी से कम, 100 डिग्री सी से कम। यानी कि ऊपर गए मतलब पहाड़ ऊपर होता है कि नीचे? पहाड़ ऊपर ही ना होता है जी। तो पहाड़ पर प्रश्न देता है कि पहाड़ पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है? तो पहाड़ पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, पहाड़ ऊपर है तो वायुमंडलीय दाब घट गया। तो पहला आंसर हो गया कि वायुमंडलीय दाब घट जाती है। वायुमंडलीय दाब घटने के कारण क्या होता है? जल का क्वथनांक घट जाती है। 100 डिग्री सी से कम, यहाँ है 100 डिग्री सी, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो यह 100 डिग्री सी से कम हो गया। तो जैसे में दे देगा कि शिमला, शिमला शिमला 100 डिग्री से सी, खाना पहाड़ पर खाना बनाने में शिमला में 100 डिग्री से 100 डिग्री सी से कम जल का क्वथनांक हो जाती है जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे। यानी कि दिल्ली की अपेक्षा, क्वेश्चन देता है कि दिल्ली की अपेक्षा, एकदम हूबहू यही क्वेश्चन है कि दिल्ली की अपेक्षा शिमला में क्या परिवर्तन है? तो 100 डिग्री सी से कम हो जाता है क्वथनांक, या पहाड़ पर 100 डिग्री सी से कम हो जाता है। क्वथनांक कम होता है, यहां पर नोट कर लेना, क्वथनांक कम होता है, क्वथनांक कम होता है, क्वथनांक कम होता है, लेकिन वाष्पीकरण अधिक हो जाता है, वाष्पीकरण तेज हो जाता है। माइंड लगाइए, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब घटेगा तो क्वथनांक घटेगा। 100 डिग्री सी, तो पहाड़ पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, 100 डिग्री सी से कम होती है। दिल्ली की अपेक्षा शिमला में 100 डिग्री सी से कम, क्वथनांक कम हुआ, लेकिन वाष्पीकरण जो हुआ, वाष्पीकरण, वह वाष्पीकरण तेज हो जाती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, वाष्पीकरण जो होती है सो वाष्पीकरण जो है तेज हो जाती है। अब यहां पर ध्यान से समझेंगे, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? तो बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र को कहा जाता है बैरोमीटर। बैरोमीटर की खोज किसने किया? तो इटली के एक वैज्ञानिक थे, इटली के, इसका नाम था टॉरिसेली, टॉरिसेली इनका नाम था। और टॉरिसेली ने 1643 ईस्वी में, 1643 ईस्वी में बैरोमीटर की खोज किया टॉरिसेली ने। यह लेकिन वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र हो गया। क्वेश्चन रहेगा कि वायुमंडलीय दाब में अंतर, हर जगह का वायुमंडलीय दाब अलग अलग है, तो वायुमंडलीय दाब में अंतर, वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर बोलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब में अंतर मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? तो वायुमंडलीय दाब में अंतर मापने वाले यंत्र को बेरोग्राफ कहा जाता है, बेरोग्राफ। वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर, और वायुमंडलीय दाब में अंतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वायुमंडलीय दाब में अंतर मापने वाले यंत्र को बेरोग्राफ कहा जाता है, बेरोग्राफ कहा जाता है। एक चीज को दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ जो है देखिए, नेक्स्ट नंबर देखिए, बैरोमीटर जैसे थर्मामीटर होता है ना जी, तो थर्मामीटर से हम लोग क्या मापते हैं? थर्मामीटर से, तो थर्मामीटर से हम लोग मापते हैं बुखार, तो थर्मामीटर में पारा का प्रयोग होता है, तो बैरोमीटर में भी पारा का प्रयोग होता है। ये जो आपका बैरोमीटर है, ये जो आपका बैरोमीटर है, तो बैरोमीटर में पारा का प्रयोग होता है। अब बैरोमीटर में पारा का प्रयोग होता है, तो बैरोमीटर में पारा का प्रयोग जिसको क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर या तिर्व चांदी, क्विक सिल्वर या हिंदी में बोलते हैं क्विक सिल्वर। इस तरह से क्वेश्चन आपको दे देता है कि निम्नलिखित में से क्विक सिल्वर किसको कहते हैं? तो पारा को। तिर्व चांदी किसको कहते हैं? तो पारा को। अब पारा का प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर में। अब पारा का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि अम्लगम नहीं बनाता है, यह चिपकता नहीं है, अम्लगम नहीं बनाता है, इसलिए ना। लेकिन पूछ देता हूँ जिनकारा से तू बात कर रहा हूँ, क्या आई जे पारा का प्रयोग थर्मामीटर या बैरोमीटर में काहे करल जाए जे? तो कहूँ कि अरे पगली, यह थर्मामीटर या बैरोमीटर में चिपकता नहीं है, यानी कि अम्लगम नहीं बनाता है। तब पढ़ले रहता थून कुंज बिहारी में, तब बोल देथून कि एक बात बताऊँ, काहे नहीं चिपकता है? प्रश्न है ना। तो काहे नहीं चिपकता है? तो कहूँ कि एक तरफा प्रेम है, इसलिए नहीं चिपकता है। मतलब ससंजक बल, ससंजक बल
अधिक होता है पारा में। पारा में ससंजक बल अधिक होता है, इस वजह से नहीं चिपकता है किसी के साथ। और ससंजक बल क्या होता है कि एक ही वस्तु के बीच लगने वाले आकर्षण बल, ससंजक बल। जैसे में हम यहाँ पर हम लिखे पारा, लिखा गया, तो बोर्ड और ये मार्कर यानी कि जो लिखावट है उसके बीच में जो कार्य कर रहा है ये होता है असंजक बल। कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, तो दो वस्तु के बीच में जो लगता है बल वह होता है असंजक बल। एक वस्तु के बीच में जो अणुओं के बीच में जो लगने वाले, जैसे में मार्कर है, इसमें छोटा छोटा कण है, इसको में जो आपस में जो चिपका हुआ है यह हुआ ससंजक बल। तो पारा में ससंजक बल अधिक होता है। दो गो आदमी आपस में कब चिपकेगा? जब दोनों के बीच में प्रेम रहेगा। एगो ऐसे करले है, एगो ऐसे भागित, तो चिपक जाएगा नहीं। तो एक वस्तु के बीच में लगने वाले आकर्षण, अणुओं के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? ससंजक बल कहा जाता है। और दो के बीच में, जैसे में बोर्ड पर हम लिखे ए, तो ये जो चिपक गया ये हो गया असंजक बल। तो पारा में ससंजक बल अधिक होता है। इसका मतलब यह हो गया कि कांच में ससंजक बल कमजोर होता है। सही बात है कि नहीं? कांच में ससंजक बल कमजोर होता है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। अब यहां जो है देखिए, जैसे में यह इसको आगे हटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे में यहां जो है देखिए, मारा मन सुखावा पेट तब करह नौकरी से भेंट। आ रही बात समझ में? बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी लाइव आ रहे हैं, बहुत जल्दी लाइव आ रहे हैं। थोड़ा सा चालू कर लेते हैं जी, गर्मी लग रहा है। यहां देखिए, अब ये मान लिया कि गोल कोई चीज है, हम तो पहले ही बता दिए कि वायुयान के जो पंखा के अंदर है, पंखा के नीचे वायुमंडलीय दाब ज्यों का त्यों रहता है, ऊपर में कम हो जाता है, उड़ जाता है, आंधी तूफान में उड़ जाता है, खपरेल या टीना, ये सब ये तो बात जान गए। अब ये मान लिया कि ये खोखला चीज कोई चीज है, जैसे में साबुन का बुलबुला, अब इसको समझना है, साबुन का ये बुलबुला ऐसे खोखला चीज है, तो साबुन का बुलबुला खोखले में रहता है, ऐसे मैं समझता हूँ। रंगीन दिखाई पड़ता है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, और सफेद दिखाई पड़ता है परावर्तन के कारण। अब इसका जो वायुमंडलीय दाब, इसका जो वायुमंडलीय दाब है, इसका जो वायुमंडलीय दाब है, ये जो बाहरी परत है, बाहरी भाग है, यह अंदर की भाग है, अंदर की भाग है। तो दिमाग में रखिएगा, अ से अंदर, अ से अंदर, अ से अंदर, अ से अंदर, तो अ से अधिक, अ से अधिक। इसीलिए पहले नहीं बताए थे कि इसको सही से बताना पड़ेगा। बता देना कुछ वायु साबुन के बुलबुले के अंदर, ये तो पहले ही ऐसे गोल घेर दिए थे, समझ जाना चाहिए। लेकिन इसको देखो, अंदर तो अधिक। कभी कभी रास्ता में चला, मोटरसाइकिल चलाबा है, मोटरसाइकिल चलाबा है, मोटरसाइकिल चलाबा है, तो मोटरसाइकिल चलाबा है तो कभी कभी ना सटवा इसे तुम पूरा फूल जाए इसे, है ना? यानी कि अ से अंदर तो अ से अधिक, अंदर का भाग का वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अंदर का जो दाब होता है, देखिए, अ से अंदर तो अ से अधिक, अ से अंदर तो अ से अधिक, अ से अंदर तो अ से अधिक, यानी कि अंदर का जो दाब हो गया यह वायुमंडलीय दाब से अधिक हो गया। जो अंदर का जो दाब हो गया वायुमंडलीय दाब से अधिक हो गया ना। हवाई जहाजवा कैसे डैनमा रहता है, तो डैनमा के नीचे वायुमंडलीय दाब ज्यों का त्यों रहता है, ऊपर घट जाता है। यानी कि जब ऊपर घट गया और नीचे ज्यों का त्यों रह गया, तो क्यों ऊपर की अपेक्षा जो है नीचे का अधिक न हो गया जी। तो पंखवा के नीचे, पंखवा के नीचे
वायुमंडलीय दाब ज्यों का त्यों रहता है, ऊपर घट जाता है। इसका मतलब है कि ऊपर की अपेक्षा नीचे अधिक हो गया, हुआ कि नहीं नीचे अधिक। इसका मतलब यह हो गया कि पंखवा के नीचे मतलब पंखवा के अंदर ही ना हुआ जी। एक बात बताऊं, छतवा पर टीना रखल है, अब आंधी तूफान आया तो टीनमा उड़ गया, तो टीनमा के ऊपर का वायुमंडलीय दाब घट गया, नीचलका के ज्यों का त्यों रह गया। इसका मतलब है कि ऊपर के अपेक्षा जो टीनमा के नीचे है, नीचे का मतलब क्या, अंदर, तो अ से अंदर तो अ से अधिक। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब त से अंदर त से अधिक। ऐसे दिमाग में रखिए, न तो सोचते रह जाबा, चारों विकल्प पढ़ते रह जाबा, वायुमंडलीय दाब अधिक तो वायुमंडलीय आएगा मैया। आ रही है बात समझ में? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको नोट बनाते रहिए। दाब के बारे में बताए, साबुन के विषय में बता दिए हल्का फुल्का, वायुमंडलीय दाब के विषय में बताए। इसको आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, कंप्लीट कीजिए, सदा हंसते रहिए, खुश रहिए और कुंज बिहारी जीएस एकेडमी को देखते रहिए, क्योंकि कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी जो है लाइव आ रहे हैं, बहुत जल्दी लाइव आ रहे हैं। इसको आप दिमाग में रखिएगा, लाइव जो है बहुत जल्दी आ रहे हैं। और राधे राधे बोलते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब बस समझा दिए शुरू में कि राधे राधे क्यों बोलना है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम लीजिए, सब चीज़ बन जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे होता है जी।